नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर जी, आ जाओ आगे साहब। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास के। आ जाइए फटाफट सब लोग। हाँ जी सर जी आ जाओ, सर जी तो आ गए, आप भी आ जाओ। राजेंद्र, संजय बिश्नोई, वंदना त्यागी, सभी मित्रों का स्वागत है आज की लाइव करंट अफेयर्स की क्लास में। फटाफट मित्रों जुड़िए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ जाइए फटाफट आप लोग। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज के आपके महत्वपूर्ण सवालों की। जी राधे राधे जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बातचीत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वो रहने वाला है आपके सामने। आज महत्वपूर्ण अभ्यास, कोई युद्धाभ्यास है या फिर कोई अभियान है, सरकार के द्वारा चलाया गया कोई अभियान है, इन सभी पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है या फिर कोई अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया है, उन पर बातचीत करेंगे। नेहा, सोनी, प्रिया, चारण, धीरज, गुमनाम, सभी मित्रों का स्वागत है। आप फटाफट आ जाइए। उसके बाद आनंद लीजिए आज के करंट अफेयर्स के सवालों का, जो कि परीक्षा में आपका आमना सामना होगा। हाँ जी, कोई अभियान है, अभ्यास है, महत्वपूर्ण जो विषय की बातचीत है वो आपसे शुरू करते हैं आज। इसके साथ साथ जो पिछली क्लास की महत्वपूर्ण बुक्स या फिर कोई डे शेष रह गया है तो उस पर भी बातचीत कर लेंगे आज की क्लास में ही। तो चलिए, आपके पेपर से पहले कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसका 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। बात यही है कि आपको ये सारी क्लासेस जो है वो देखनी होगी और आपके विषय के अनुसार ही इनको आपके सामने रखा जा रहा है। हाँ जी, तपेंद्र, जेठू, फुसराज, मीना, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए बातचीत की शुरुआत आपके सामने करेंगे। तो 25/6/2022 का दिन आप सभी के लिए मंगल हो, यह मेरी आशा है और उम्मीद है कि आप सब इस दिन का आनंद उठाएंगे। चलिए आपके सामने पहला सवाल जो आज आया है वो जरा देखिए क्या है। पहला सवाल है, हाल ही में बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण भारत व किसके मध्य आयोजित किया गया। ये बोंगो सागर मिशन है, ठीक है। ये द्विपक्षीय अभ्यास है, बोंगो सागर एक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका आयोजन जो है वो किया जाता है दो देशों के बीच में। इसमें से एक पार्टी जो है, ये कौन सा संस्करण है इसका, तो ये ध्यान रखना है, ये इसका तीसरा संस्करण है। तीसरा संस्करण जो है वो इसका है, ठीक है जी। इसके बाद किस किस के बीच में होता है, तो भारत और एक और देश है जिसके मध्य ये आयोजित होता है, ठीक है। और संयुक्त युद्धाभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है, संयुक्त युद्धाभ्यास। और ये है द्विपक्षीय, क्या है, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय नहीं है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो द्विपक्षीय यानी दो ही देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। वेरी गुड, अरे भाई इतने बहुत होशियार हो आप लोग तो रे। सही जवाब आपका आ गया है। तो आपका सही आंसर जो है वो मैं अभी टिक कर देता हूं। देखो तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है मेरे मित्रों, ढाका है, ठीक है। और ढाका जो है वो बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक, इस बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है। बिम्स्टेक एक संगठन है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का। उस बिम्स्टेक का जो है मुख्यालय, बिम्स्टेक का मुख्यालय भी कहां पर है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। बांग्लादेश से ही रिलेटेड है मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान जो है, रहमान, ये मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये शेख हसीना जो है उनके पिताजी है, शेख हसीना जो है उनके पिताजी हैं। इनको बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, या बांग्लादेश का गांधी इन्हें कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मेरे मित्रों, मुजीबुर रहमान जो है इन पर एक फिल्म बनाई गई है और उस फिल्म का जो है वो काम दो देशों ने मिलकर किया है, यानी उसमें सहयोग किया है भारत ने। भारत और बांग्लादेश जो है इन दोनों ने मिलकर जो है वो इस प्रकार की एक फिल्म का निर्माण किया है, जो बांग्लादेश के लोगों को मुजीबुर रहमान का जो योगदान है
उस योगदान को क्या किया जा सके, उनके सामने प्रदर्शित किया जा सके, इसको लेकर एक फिल्म बनाई गई है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे, शीतकालीन ओलंपिक जो है उनका आयोजन कहां किया गया था? शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है वो चीन में किया गया था, जिसमें भारत ने कोई भी पदक जो है वो नहीं जीता था। भारत के एकमात्र खिलाड़ी जो है वो आरिफ खान जो है उन्होंने इसमें भाग लिया था। आरिफ खान ने भाग लिया, लेकिन भारत ने कोई भी पदक इसमें जीता नहीं था। जापान के टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक का भी आयोजन कहां किया गया था? जापान में किया गया था। तो ये सब बातें आप जो जानते हैं। और अंतिम जो आपका क्वाड शिखर सम्मेलन है, क्या है? क्वाड शिखर सम्मेलन। वो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया था? जापान में किया गया था। अभी ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन जो वो चल रहा है, और इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन जो वो आयोजित होने वाला है। तो इन दोनों में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस पर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? बांग्लादेश है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में किसके साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कोरपेट जो है इस नाम से एक संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो बंगाल की खाड़ी आप लोग सब जानते हैं, ये भारत का हिस्सा है। और भारतीय जो तट है उसके इधर वाली साइड आपका एक सागर है जिसका नाम क्या है? अरब सागर है, ठीक है। और इधर वाली क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन जो बरसात होती है वो अरब सागर से आने वाले मानसून से होती है, और राजस्थान में अरब सागर से आने वाले जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उस बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में अधिकांश जो बारिश है वो होती है ग्रीष्मकालीन बारिश। और शरद ऋतु में जो बारिश होती है वो आपको पता ही है, मावठ होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से यहाँ हमारे बारिश होती है। तो भारतीय अब की बार जो है वो नौसेना अभ्यास है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में किया गया। और ये नीचे का हिस्सा जो है वो पूरा क्या है? हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर जो है उसका हिस्सा है। हिंद महासागर की आकृति जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी के एम आकार की आकृति है। किसकी है? एम आकार की आकृति है, जिसमें महत्वपूर्ण एक मलक्का जल संधि जो है वो यहां पर पड़ती है। मलक्का जल संधि जो है, मलक्का जल संधि यहां पर पड़ती है। इसके अलावा आपने एक सुंडा जल संधि का नाम भी सुना होगा, सुंडा जल संधि, ये भी नाम सुना होगा। ये मलक्का जल संधि जो है वो आपको पता होगा कि भैया कौन सी चीजों को जोड़ती है, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर जो है, उस दक्षिणी चीन सागर को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ती है हिंद महासागर के माध्यम से, और उसी सागर को हिंद महासागर से ये जोड़ती है। तो ये दोनों अलग अलग चीजों के बीच में स्थित है। अब देखिए, अभी हाल ही में कोरपेट जो अभ्यास है, कोरपेट, ठीक है, कोरपेट युद्धाभ्यास जो है, संयुक्त युद्धाभ्यास है, किसके बीच में है? ये भारत ने एक देश है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश है। उस बांग्लादेश के साथ इस कोरपेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। कहां पर किया? बंगाल की खाड़ी में। ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है ये। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि नौसैनिक युद्धाभ्यास है। किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नाम क्या है? कोरपेट है। एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन जो है वो किया गया। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत ने किया। श्रीलंका के साथ भारत जो है वो स्लीनेक्स अभ्यास जो है, स्लीनेक्स, इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, स्लीनेक्स युद्धाभ्यास का, ठीक है। तो ये सब बातें आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, लौटते हुए मानसून के कारण होती है। लौटते हुए मानसून के कारण जो ये तट है ना, इस पर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो होती है। तमिलनाडु का जो तट है, इस तट पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और लौटते हुए मानसून की अवधि जो है वो मेरे दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर कह दीजिए या नवंबर कह दीजिए, कई बार इस नवंबर की जगह दिसंबर भी आता है। ये लौटते हुए मानसून की अवधि है। ये परीक्षा में एसआई में पूछा जा चुका है। इससे पहले जो एसआई का एग्जाम हुआ था, लौटते हुए मानसून की बरसात है ये, लौटते हुए मानसून। इसके अलावा एक शब्द अभी अभी पूछा गया था पिछले दिनों एक पेपर में, ठीक है, पूर्वाइयां क्या है, ठीक है। एक तो है पूर्वाइयां, पूर्वाइयां, ये पूर्वाइयां आपको जरूर ध्यान रखनी है भैया। पूर्वाइयां जो है इनकी दिशा क्या होती है? देखिए अब तक तो ये पूछा जा रहा था कि पूर्वाइयां जो है वो कैसे चलती है या कहां से चलती है, लेकिन अब की बार जो पेपर हुआ उसमें इसकी क्या पूछी गई है? दिशा पूछी गई है।
तो मेरे हिसाब से आप लोग सब याद कर लोगे। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो बरसात होती है उसकी दिशा में चलने वाली जो होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, पुरवैया कहते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको नमस्कार भाई। चलो अगला देखो भाई, अगला क्या है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी से अंत्योदय तक अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम लोग कौन सा बना रहे हैं, तो 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष से लगातार हम आजादी के अमृत महोत्सव नामक एक कार्यक्रम जो है इसका क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश भर में हजारों कार्यक्रम जो है वो सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, आजादी से अंत्योदय तक, आजादी से अंत्योदय तक अभियान का नाम क्या है, ये जरूर ध्यान रखना। आजादी से अंत्योदय तक, आजादी से कहां तक जाना है, अंत्योदय तक जाना है मेरे मित्रों, अंत्योदय तक आपको ले जाना है भैया। आजादी से अंत्योदय तक ये अभियान जो है वो एक चलाया गया। इसके माध्यम से लोगों तक किस प्रकार आजादी के ये मूल्य पहुंचाए जाएं, किस प्रकार लोगों के जीवन को सरल बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए, उसके लिए ये सब बातें हो रही है। तो आप लोग जरा बताइए इनमें से कौन सा मंत्रालय, अरे भाई वित्त मंत्रालय तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दे रखा है। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब ये ऑप्शन में आता है ना तो बड़े बड़े लोगों की जान ले लेता है। हाँ अमित शर्मा जी नमस्कार, सभी को नमस्कार भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखेंगे। अभी देखो, शिक्षा मंत्रालय जो है इसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र क्या है, प्रधान है। अरे मित्रों, आप लोग कम संख्या में सुबह सुबह उठते हो, अपने मित्रों को आप लोग उठाइएगा और उनसे कहिएगा कि सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। उसके बाद आपके पास दिन भर का समय बच जाता है, तो आप अपने उन सभी मित्रों को जो सुबह हमेशा 5 बजे क्लास लिया करते थे, उन सबको आप अपने साथ लेकर आइएगा ताकि आनंद आए और मुझे भी आनंद आए और ज्यादा आपके लिए मेहनत करने का। बहुत ही अच्छा आप पेपर देकर आओगे तो आपको सुकून महसूस होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बाल विकास विभाग जो है, इस बाल विकास विभाग की मंत्री जो है वो स्मृति ईरानी है। क्या है, स्मृति ईरानी जो है वो इस मंत्रालय की मंत्री है। स्मृति जुबलीन ईरानी, जो कि राहुल गांधी को चुनाव हराकर जो है वो अमेठी से सफल बनी थी। कहां से, फिर मेठी, अमेठी, कौन सी मेठी, अमेठी से चुनाव इन्होंने राहुल गांधी के सामने लड़ा था। लेकिन अब इसका राइट आंसर जो है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है, उसके द्वारा यह अभियान जो है वो क्या किया गया था, चलाया गया था। ठीक है, हाँ जी, तो यहां ध्यान रखना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आजादी से अंत्योदय तक जो अभियान है वो क्या किया गया था, चलाया गया था। इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है भैया, गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह जो है वो इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। गिरिराज सिंह इस मंत्रालय के मंत्री हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है, राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल REX और 7 किसके द्वारा किया गया, एक अभ्यास है ये भी। ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में आया हुआ है, तो बता दीजिए जरा क्या है। हाँ जी, क्या है, राष्ट्रीय स्तर का एक अभ्यास है, प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, जिसका नाम क्या है, नेटपोल REX 7 है। नेटपोल, ठीक है, नेटपोल REX और 7 ये अभ्यास है। नेटपोल REX 7 अभ्यास, ये अभ्यास किसके द्वारा किया गया, किसको लेकर है, प्रदूषण के खिलाफ है। प्रदूषण के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। प्रदूषण के खिलाफ जो है वो राष्ट्रीय स्तर का एक अभ्यास है। ठीक है, किस स्तर का है भैया, राष्ट्रीय स्तर का अभ्यास है, राष्ट्रीय स्तर का अभ्यास है। ठीक है, अब जरा देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा, BSF द्वारा, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा, कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों भारतीय तट रक्षक बल जो है उसके द्वारा जो है वो ये अभियान, तट रक्षक बल। तट रक्षक बल जो है वो कोस्ट गार्ड जिसको कहते हैं ना, भारत की तटीय सीमा जो है ये वाली है। इस तटीय सीमा की रक्षा करने के लिए अलग से हमने एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है भारतीय तट रक्षक बल। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी लगती है, यह सवाल अभी हाईकोर्ट LDC में पूछा गया, तो गुजरात जो है
इस गुजरात राज्य की सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा जो है वो क्या होती है, स्पर्श करती है। ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा ये अभियान जो है वो चलाया गया। किसके लिए, प्रदूषण के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। यानी समुद्र में जो है वो जहाजों के कारण जो है वो तेल का रिसाव हो जाता है। कई ऐसी घटनाएं होती है समुद्र में जिसके माध्यम से प्रदूषण में जो है वो ज्यादातर बढ़ोतरी होती है। तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया गया है, नेट पोल REX-7 नाम से एक अभ्यास जो है वो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है आपके सामने। ये रहा आपका अगला सवाल। अरब सागर में वरुण 2022 के 20वें संस्करण का आयोजन किसके मध्य किया गया। वरुण 2022 जो है ये वरुण 2022 है। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। वरुण 2022 जो है ये एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया, 20वां इसका संस्करण है, 20वां संस्करण है। किसके बीच में इसका आयोजन किया गया और कहां किया गया, तो अरब सागर जो है, अरब सागर, इस अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है भैया, बात आपकी समझ में आती है हमें, लेकिन ये द्विपक्षीय अभ्यास है। भारत और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया गया। भारत और किसके बीच में, फ्रांस। फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी क्या है भैया, पेरिस है। आपको पता होगा मेरे मित्रों, ये जो फ्रांस है, इस फ्रांस की सीमा पर स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, इन सब, इटली है, इन सब की सीमाओं पर जो है वो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे वासजेस पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इन सब पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए मेरे। जूरा पर्वत है, ये सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका फ्रांस है इस तरीके का। ठीक है, फ्रांस की इस सीमा पर, इधर वाली सीमा पर कौन सा देश है, यहां पर, ये मालूम होना चाहिए। फिर इस सीमा पर, इस सीमा पर और यहां पर। ठीक है, ऐसे आप लोगों को यहां पर क्या है, ये आपका फ्रांस है, इस तरीके से याद होना चाहिए। ये यहां पर क्या है, स्पेन है, यहां पर स्पेन है, यहां पर आपका क्या है, जर्मनी है, यहां पर क्या है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और यहां पर आपका क्या है भैया, इटली है। इन इतने स्थानों से जुड़ी हुई कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक पर्वत श्रृंखला यहां पर है, एक पर्वत श्रृंखला यहां पर है, एक पर्वत श्रृंखला यहां पर है, और एक पर्वत श्रृंखला यहां पर है। क्या इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं का आप नाम जानते हो? नहीं भी जानते हो तो आज दिन भर आप लोग खोजें और इनको याद करने का प्रयास करें। चलिए, इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया कि वरुण 2022 नाम के 20वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। तो आप सब इसका सही जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, यहां पर फ्रांस इसका राइट आंसर होगा, भारत और फ्रांस। और फ्रांस से हमने एक विमान खरीदा था जिसका नाम क्या है, राफेल विमान है। ये राफेल विमान जो है वो फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, डसोल्ट कंपनी है। उस डसोल्ट कंपनी से हमने इस राफेल को क्या किया था, खरीदा था। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ जी, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, इन सब की जूरा पर्वत है, वासेस पर्वत है, आल्पस पर्वत है, ये सब नाम आप लोगों को याद करने हैं। वरुण 2022 20वां संस्करण, अरब सागर, भारत और फ्रांस के बीच में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास नाम से, युद्धाभ्यास नाम से क्या होता है, अभ्यास किया जाता है। भारत और जापान के बीच में जिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है उसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण जो है, सूर्य किरण, इस नाम से युद्धाभ्यास का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, हाँ संजू जाट साहब ये सब रिवीजन आपको करा रहे हैं, पहले भी पढ़ाया है, दोबारा रिवीजन करा रहे हैं। और संडे को कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो है वो राजस्थान का पूरा करंट अफेयर जो है वो कल की क्लास में रिवाइज करवा सकूं। हाँ जी, तो राजस्थान का पुलिस का भी कोई पेपर दे रहा है तो उसको भी उसकी हेल्प मिल जाए, और बाकी एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। और वैसे मैंने करंट अफेयर्स का राजस्थान का आपको पहले भी रिवीजन करा रखा है। हाँ, स्विट्जरलैंड में पिनेरिज पर्वत श्रृंखला है। स्विट्जरलैंड में कौन सी है, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। कालाबाजारी के खिलाफ जो है वो अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा चलाया गया। सवाल देखिए क्या है, ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन क्या है भैया, ऑपरेशन उपलब्ध है। उपलब्ध है इसका मतलब क्या, उपलब्ध है, जो आपको चाहिए वो सब उपलब्ध है क्या। तो कालाबाजारी रोकने के लिए, ठीक है, किसको रोकने के लिए, कालाबाजारी, लोग जो है वो
क्या कर लेते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं, मार्केट में उनके दाम जो है वो ऊंचे हो जाते हैं, उसके बाद वो बेचते हैं। तो चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है, संग्रहण करना, तो बाजार की जो तरलता है उसको क्या करना, भंग करना, इसको लेकर जो है वो यहां पर क्या किया गया मेरे मित्रों, इस कालाबाजारी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है क्या, ऑपरेशन उपलब्ध। ये इनमें से किसके द्वारा चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल एवं भी दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। रेलवे आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स है, ये बीएसएफ है, इनमें से किसके द्वारा चलाया गया, तो बीएसएफ के द्वारा। तो दो अभियान जो है वो मुख्यतः चलाए जाते हैं, सरद हवा, ठीक है, और गर्म हवा। ये अभियान जो है वो क्या किए जाते हैं, पाकिस्तान से जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए और तस्करी जो होती है मादक पदार्थों की उनको रोकने के लिए सरद हवा और गर्म हवा अभियान चलाए जाते हैं, ठीक है। तो रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसके द्वारा एक अभियान चलाया गया, किस, कौन सा अभियान, ऑपरेशन उपलब्ध, आरपीएफ जो है वो आरपीएफ अभियान। इस तरीके के सवाल कई बच्चे जो है वो कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन, उनको पक्का पता होता है कि रेलवे सुरक्षा बल हमने नाम सुन रखा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुना कि ये अभियान जो है वो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। और जब भी वो देखते हैं ए और बी दोनों, तो उनका मन न कहते हुए भी वो क्या कर देते हैं, ए व बी दोनों को क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो आपको याद है वो सही है, उसको ही सही करिएगा। रेलवे सुरक्षा बल जो इसका राइट आंसर होगा। और अखिल भारतीय यानी राष्ट्रीय अभियान है, ये क्या है, राष्ट्रीय अभियान जो है वो है बीएस आरपीएफ के द्वारा इसको क्या किया गया, चलाया गया। तो राष्ट्रीय अभियान है, ये राष्ट्रीय अभियान है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सवाल अच्छे भी आपको लग रहे होंगे। अगला देखिए क्या है, फरवरी 2022 में मानव तस्करी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आउट किसके द्वारा चलाया गया, आहट है, ये आउट नहीं है, आहट है। आहट होती है ना, आहट, तेरी आहट से पहचान लेता हूं मैं, वो गाना सुना है ना आपने, वैसा है। ऑपरेशन आहट नाम है ये, क्या है भैया, ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है। और कौन सा ऑपरेशन है, चीराफाड़ी वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन आहट है। चलिए जी, ऑपरेशन आहट किसको पहचानना है, तो यह एक क्या है, राष्ट्रीय अभियान है, राष्ट्रीय अभियान है। उद्देश्य क्या है इसका, भाई देश में मानव तस्करी बहुत ज्यादा होती है, कालाबाजारी तो होती है, इसके अलावा भारत में जो है वो मानव तस्करी और जो अपहरण की घटनाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, यहां पर है ये अभियान जो है वो फरवरी 2022 में, ये जरूर ध्यान रखना मेरे मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है फरवरी 2022 में, जनवरी 2022 में कब इसका आयोजन किया गया, तो फरवरी 2022 भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन, और इसका उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना, मानव तस्करी जो है उस मानव तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य है। अब यह किसके द्वारा चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल, वायुसेना, जल सेना, बीएसएफ, किसके द्वारा, बताओ जरा, बताओ रे। इसका आयोजन भी किसके द्वारा, आरपीएफ के द्वारा किया गया, आरपीएफ ने, ठीक है। ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन उपलब्ध जो है दोनों का आयोजन किया गया। दो बातें यहां पर ध्यान रखना, एक तो क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है, एक ऑपरेशन उपलब्ध और एक ऑपरेशन क्या है भैया, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट। इन दोनों का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा आयोजन किया गया है। चलिए अगला देखिए सवाल क्या है, नेक्स्ट है आपके सामने, मार्च अप्रैल 2022 में भारत किर्गिस्तान के मध्य एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य क्षेत्र में किया गया, मार्च अप्रैल 2022 में भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास, ठीक है। तो यहां है भारत वर्सेस किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, इन दोनों के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कब किया गया, मार्च अप्रैल 2022 को इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, ठीक है। भारत के किस राज्य क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन मेरे दोस्तों किया गया था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश जो है यहां इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा इसका, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। राजस्थान में नहीं किया गया था, राजस्थान में कौन सा आयोजन किया गया था ये भी जरा बता दीजिए, मध्य प्रदेश में नहीं किया गया, उत्तराखंड में भी इस प्रकार का आयोजन नहीं किया गया। एयरफोर्स के द्वारा राजस्थान के
जैसलमेर में एक अभ्यास, जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र में एक अभ्यास किया गया था, ठीक है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। पिछले दिनों ही राजस्थान के जैसलमेर में एयरफोर्स के द्वारा एक अभ्यास का आयोजन किया गया था, ठीक है। उसका नाम बताइए जरा मुझे, क्या आयोजन किया गया था। तब तक मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूं। यहां पर है, अप्रैल 2022 में पूर्वी कमान के अंतर्गत सेना की त्रिशक्ति कोर ने तीस्ता फील्ड फाइंडिंग रेंज में कौन सा एकीकृत फायर पावर अभ्यास जो है उसका आयोजन किया गया था, ठीक है, ये जरा बताइएगा जी। हिमाचल प्रदेश। यहां है अप्रैल 2022 में पूर्वी कमान जो है सेना की, पूर्वी कमान जो है सेना की, ये पूर्वी कमान के द्वारा क्या किया गया था, पश्चिमी बंगाल में। कहां पर भैया, पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वहां पर जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कमान के अंतर्गत एक शक्ति कोर है, त्रिशक्ति कोर, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। वायु शक्ति नहीं भैया, ठीक है, यहां पर है त्रिशक्ति कोर, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो है, ठीक है, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो है, यहां पर कौन सा एकीकृत फायर पावर अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया था। फायर पावर अभ्यास का आयोजन यहां पर किया गया था, ठीक है। गरुड़ शक्ति, वरुण शक्ति, कृपाण शक्ति, मिशन शक्ति, कौन सा अभ्यास है जो पूर्वी कमान द्वारा, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो है इसके द्वारा किया गया था। पूर्वी कमान के अंतर्गत कौन सी कोर आता है, पूर्वी कमान जो पश्चिमी बंगाल में, वहां पर जो है वो पूर्वी कमान की त्रिशक्ति कोर जो है, त्रिशक्ति कोर, इस त्रिशक्ति कोर के द्वारा जो है वो एक अभ्यास आयोजन किया गया जिसका नाम था कृपाण शक्ति। क्या था, कृपाण शक्ति नाम का एक अभ्यास जो है वो इन्हीं सेना की टुकड़ी के द्वारा एक अभ्यास जो है यहाँ पर किया गया था जिसका नाम था कृपाण शक्ति। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा, क्या इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा, ठीक है, सी उस ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिएगा क्या, यहां है संयुक्त सेनाभ्यास एक्स दुस्तलिक के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत ने किसके साथ किया। दस्तलिक अभ्यास जो है, एक्स दस्तलिक, एक्स दुस्तलिक अभ्यास आप लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है, एक्स दुस्तलिक या दस्तलिक अभ्यास जो है ये किसके बीच में आयोजन किया गया, कौन सा संस्करण, ये थर्ड संस्करण इसका आयोजन किया गया, तीसरा संस्करण आयोजन किया गया। और किस किस के बीच में आयोजित किया गया, भारत और कौन सा देश था जिसके बीच में आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, तो मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। चलिए जरा, भारत ने किसके साथ इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया, इराक, यूएई, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। हाँ जी, पिछले बार जो है वो कृपाण शक्ति पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया था, ये बात आपकी एकदम सही है, ठीक है। हाँ, जय श्री श्याम गुरु जी, जय श्री श्याम। यहां पर इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या होगा, उज्बेकिस्तान है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, भारत और किसके बीच में, उज्बेकिस्तान जो है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इस युद्धाभ्यास का क्या किया गया था, आयोजन। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दोस्तलिक नाम का युद्धाभ्यास जो है वो आयोजित किया गया था। पाकिस्तान के साथ तो कोई सा युद्धाभ्यास अभी भारत जो है वो सोच भी नहीं रहा है, और आगे आने वाले कुछ समय में भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। ये है आपका यूएई, यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है, आप लोग जानते हैं, इराक के बारे में भी खूब आपने पढ़ा है, तो एक्स दुस्तलिक जरूर ध्यान रखना, आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। संस्करण भी मैंने बता दिया, तीसरा संस्करण जो है वो इसका आयोजित किया गया। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जो अभ्यास है उन पर भी बातचीत हम लोग करते हैं। देखिए, लाती में 2022 जो है, लाती में युद्धाभ्यास जो है वो भारत और सेशेल्स के बीच में आयोजित किया गया। किसके बीच में, सेशेल्स एक देश है उसके बीच में आयोजित किया गया। कब, मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया। और कहां किया गया, सेशेल्स में किया गया। और ये इसका कौन सा संस्करण था, तो 9वां संस्करण जो है वो इसका यहाँ पर आयोजित किया गया। तो लाती में युद्धाभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन भारत और सेशेल्स के बीच में किया गया, मार्च 2022 में किया गया, सेशेल्स में किया गया, 9वां संस्करण उसका था। तो लाती में अभ्यास जो है वो किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला अभ्यास क्या है, अगला अभ्यास है स्लिनेक्स 2022। स्लिनेक्स 2022 युद्धाभ्यास किसके बीच में आयोजित किया गया, ये भी जरा बताइएगा। स्लिनेक्स नाम की युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया। स्लिनेक्स 2022 भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ।
यह एक द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है। क्या है? समुद्री यानी नौसेना का युद्धाभ्यास है। इसका भी कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण। ये भी कब आयोजित हुआ? मार्च 2022 में। कहां आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम जो है वहां पर इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो सेलिनेक्स 2022 भारत और श्रीलंका के बीच में उसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने कि भैया ये बताओ हमें, सुरक्षा कवच 2 नामक अभ्यास जो है वो किसके लिए आयोजित किया गया? सुरक्षा 2 नाम का अभ्यास जो है वो भारतीय सेना की एक अग्निबाज डिवीजन है। क्या है? अग्निबाज डिवीजन है भारतीय सेना की वो, और महाराष्ट्र पुलिस जो है इनके बीच में यह अभ्यास आयोजित किया गया। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। आतंकवादी रोधी एक अभ्यास है, यानी आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार का युद्धाभ्यास जो वो क्या किया गया? आयोजित किया गया। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय सेना और अग्निबाज डिवीजन जो महाराष्ट्र पुलिस है उनके बीच में आयोजित किया गया। और कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आजकल राजनीतिक संकट जो है वो चल रहा है, तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा तो आपने खूब सुना होगा, मेरा मानना है ऑपरेशन गंगा इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि 5 स्टार इसलिए है क्योंकि पहले ये परीक्षा में आ चुका है अब से पहले, और दोबारा आने की भी पूरी क्या है? संभावना है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने हेतु जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान था, उसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन गंगा रखा गया था। इसमें आपको पता होगा कई भारत सरकार की जो वायु एयरलाइंस थी वो, और प्लस इसके साथ साथ जो प्राइवेट एजेंसियां थी, उन सब ने इसमें भारत सरकार का क्या किया था? सहयोग किया था। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन गंगा जो है इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन, जो संकट आया रूस और यूक्रेन के मध्य, किसके बीच में? रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध की घटना चली, उसमें यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धर्म गार्जियन 2022। धर्म गार्जियन 2022 जो है ये अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया गया? धर्म गार्जियन 2022 यहां पर है। धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच में फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। कब? फरवरी 2022 में भारत और जापान के बीच में। कहां पर? बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया गया। और इस भारत और जापान के बीच में अन्य एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है? जिम्बेक्स है। इसके अलावा युद्धाभ्यास जो है ना मेरे मित्रों, क्या है? युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास में आपको पता होगा मालाबार युद्धाभ्यास जो है, मालाबार युद्धाभ्यास, इस मालाबार युद्धाभ्यास में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन है। कौन से का? क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन है। और इस क्वाड में एक तो भारत है, ठीक है, एक क्या है? जापान है, और एक कौन सा है आपका? यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, और एक आपका अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया और क्या है? अमेरिका इसमें है। ये भी मिलकर एक अभ्यास करते हैं, यानी 4 देशों का एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम क्या है? मालाबार युद्धाभ्यास है। ये मालाबार युद्धाभ्यास है, वो भी, उसमें भी भारत और जापान आपस में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो ये भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा क्या है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दिवस और कुछ पुस्तकें बच गई थी, उस पर भी आज थोड़ी मैं बातचीत और कर लेता हूं। चलिए देखिएगा क्या है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ष 2022 की इसकी थीम जो है वो असमानताओं को खत्म करो और एड्स को खत्म करो और महामारी को खत्म करो। ये है असमानताओं को खत्म करो, ठीक है, और एड्स को खत्म करो, महामारी को खत्म करो। ये जो है वो थीम विश्व एड्स दिवस की रही है। एड्स जो है, ठीक है, एड्स जो है वो आपको पता होगा HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है। HIV, ठीक है, HIV वायरस के कारण, HIV वायरस जो है इसके कारण होने वाला रोग है। और जितने भी रोग होते हैं उनमें सबसे खतरनाक जो है वो वायरस से होने वाले होते हैं, क्योंकि इन पर जल्दी से काबू भी नहीं पाया जा सकता और इनके लिए प्रभावी वैक्सीन जो है वो भी उपलब्ध जल्दी नहीं होती है। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो भी आपको याद रखना है।
ये एड्स जो है वो एक क्या है, संक्रामक रोग की श्रेणी में भी आता है या नहीं आता, ये भी जरूर बताइए मुझे। ठीक है, संक्रामक का मतलब होता है जो फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। 1 दिसंबर 2022 को क्या किया गया था, विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, जिसकी ये थीम रही थी। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन सा दिवस 2 दिसंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 2 दिसंबर को इनमें से कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, या सभी। 2 दिसंबर की बात हम लोग कर रहे हैं, कौन सा दिसंबर, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को इनमें से कौन सा डे जो है वो मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस दिन जो वो अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इसी दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और इसी दिन जो है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये सभी आपके क्या हैं, राइट आंसर। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम जो है वो आपको बतानी है, इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ विश्व मृदा दिवस है, ढंग से पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान रखकर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार जो है वो मृदा लवणीयकरण को रोकें और मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। यानी मृदा की लवणीयता जो बढ़ती जा रही है उसको तो कम करना, और उसकी उत्पादन क्षमता है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। ये इस बार की क्या रही है, थीम रही है। तो 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को या 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो फटाफट बता दीजिए जरा, कब मनाया जाता है यह दिवस। हाँ, आप सबके आंसर आ रहे हैं मेरे तक। विश्व मृदा दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सबके आंसर आ गए हैं, कुछ के आए हैं, तो 4 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। यानी विश्व मृदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2022 में जो हमने बनाया उसकी थीम थी मृदा की लवणीयता को कम करना है और उसकी उत्पादन क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। चलिए इसके बाद जो है, एक आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 नदियां बहती है। ठीक है, एक कौन सी नदी है, मर्रे नदी है, और एक कौन सी है, डार्लिंग नदी है। ठीक है, डार्लिंग। इन दोनों को आगे चलकर संयुक्त रूप से मर्रे डार्लिंग कहती है। इनके बीच में जो मृदा पाई जाती है, ठीक है, इसको रेवेरिन मृदा कहते हैं, रेवेरिन। ये रेवेरिन मृदा जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और यही रेवेरिन मृदा जो है वो राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र जो है, गंगानगर और कौन सा है, हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ क्षेत्र जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए यहाँ भी उपयुक्त मानी जाती है। और गंगानगर को हम अन्न का कटोरा भी कहते हैं। सी, हाँ। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है भैया। नेक्स्ट है आपके सामने यहां पर अगला सवाल, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम इसमें ये रही है, क्या रही है जरा सुन लो। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 2022 की थीम समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। यानी समानता और असमानता उसको तो कम करना है, मानव अधिकारों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला सुनिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम समानताओं असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखिए, एक आपने पढ़ा होगा, इन्हीं ऑप्शन में से एक दिन जो है वो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन क्षरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ओजोन क्षरण दिवस जो है वो मनाया जाता है, ओजोन क्षरण दिवस, जो कि ऑप्शन में से किसी एक दिन आता है। ठीक है, और मानव अधिकारों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में कौन है, ए.के. मिश्रा साहब हैं, ए.के. मिश्रा हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा जी.के. व्यास है, गोपाल कृष्ण व्यास जो है वो जोधपुर से संबंध रखते हैं, वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। चलिए ये बात आप लोग सब जानते हैं। 16 दिसंबर को कौन सा दिवस आता है भैया, 16 सितंबर को कौन सा दिवस आता है भैया, बस इतनी बातें याद रह जाए तो आपका गेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी मित्रों। तो चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इनमें से आपको यह बताना है।
चलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इनमें से किसी भी ऑप्शन में 10 दिसंबर नहीं है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और 16 सितंबर के दिन कौन सा दिवस आता है, तो 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस आता है, तो 16 सितंबर इसको कर लीजिएगा। 10 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ओजोन क्षरण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो किस दिन आता है, तो 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपके सामने, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऊर्जा का संरक्षण होना बहुत जरूरी है, और ऊर्जा संरक्षण जो है आजकल जो आप लोग घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी जो भी लाते हो उस पर ऐसे स्टार से बने हुए होते हैं, वह ऊर्जा की क्या बताता है, ऊर्जा की खपत को बताता है, यानी ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाए, ऊर्जा की कम मात्रा किस में, जितने ज्यादा स्टार उस पर होते हैं उससे ऊर्जा की उतनी ही मात्रा की क्या हो जाती है, बचत की जाती है। तो ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। हाँ जी, अरे गुमनाम साहब ठीक है, देख लेंगे 5 दिसंबर अगर होगा तो 5 दिसंबर बता देंगे। चलिए तो अब आपका राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में क्या होगा, तो 14 दिसंबर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इसमें विश्व ओजोन जो है, विश्व ओजोन क्षरण दिवस, ओजोन ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आज तक पूछा हुआ दिवस है। विश्व ओजोन क्षरण दिवस जो है, यह है क्षरण दिवस जो है वो सबसे ज्यादा बार क्या किया गया है, पूछा गया। ओजोन जो है वो O3 होता है, यानी ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो हैं वो होते हैं मेरे दोस्तों। और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो है, पराबैंगनी जो विकिरण है उनसे हमारी क्या करता है, रक्षा करती है, ओजोन जो परत होती है वो। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। यहां पर है, वर्ष 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन इनमें से कब किया गया, यह भी जरा आप लोग बता दीजिएगा। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन जो है वो कब किया गया, और अभी अभी आपने 14 तारीख को दिवस बता ही दिया है, और 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो है वो क्या किया गया, मनाया गया। 8 से 14 दिसंबर के बीच में यह दिवस क्या किया गया, सप्ताह जो है वो मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह जो है वो 8 से 14 दिसंबर के बीच में मनाया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, आजकल उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और कंज्यूमर दिन प्रतिदिन जो है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता जा रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया गया, जिसकी थीम जो है वो इस बार रही है प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर निपटना है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, ये इसकी क्या रही है, इस बार की थीम रही है। हाँ जी, ओजोन परत जो है वो संताप मंडल में पाई जाती है, ये भी बात आपकी एकदम शुद्ध है, सत्य है। वर्ष 2021 की थीम आपसे पूछी जा रही है, क्योंकि आपको पता है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर जो है वो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना जो है वो इस बार की थीम इसकी रही है। अगला नेक्स्ट सवाल है, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद, योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है, कहां के, यूपी के सीएम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम है भैया। द्रौपदी मुर्मू जो है वो आने वाले दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो विषय रहने वाला है आप सबके लिए, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, राष्ट्रपति पद जो है उसकी उम्मीदवार अभी लिख रहे हैं, बस आप लोग जल्दी उम्मीदवार हटाकर भारत के राष्ट्रपति की जगह लिखोगे द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये एनडीए जो संगठन है, ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन जो बताया जा रहा है, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस जो बीजेपी का एक गठबंधन है, उसके जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ये ध्यान रखना। झारखंड और उड़ीसा जो है, झारखंड की राज्यपाल रही है और उड़ीसा उनका मूल क्षेत्र है वो है,
गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के CAG, ठीक है। इसके अलावा पूर्व में वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। लेकिन ये पुस्तक जो है वो सलमान खुर्शीद के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। सलमान खुर्शीद के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई है, ठीक है। हाँ जी, बोलिए जरा, क्या हो गया रे। 24 दिसंबर मैंने राष्ट्रीय उपभोक्ता कौन सा कर दिया, अभी देखता हूं आपका। हाँ 24 दिसंबर है, 14 दिसंबर नहीं है, सही कह रहे हो बालक, ये गलती से यहां लग गया। यह क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है वो 24 दिसंबर होगा। ये गलती से लगा दिया भैया, माफी चाहते हैं आप लोगों के लिए। 14 और 24 दिसंबर एक जैसे है, तो 24 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। दोबारा बता देते हैं, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर ये जो डे है ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगली बातचीत जो है वो आपके सामने रखें, तो जरा देखो क्या है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इनमें से यह बताना है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, हाँ 14 दिसंबर कर दिया मैंने, 24 दिसंबर कर दिया 14 की जगह। हाँ अब आप चिंतित मत हो, कई बार हो जाता है बाय मिस्टेक, ध्यान नहीं देते तो उस वक्त ऊपर वाले पे वो लग गया। कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक अभिजीत बनर्जी है या महेंद्र सिंह धोनी है, अजीत डोभाल है या संजय कुमार है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, जरा देखिए। यहां पर अभिजीत बनर्जी इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभिजीत बनर्जी कुकिंग टू सेव योर लाइफ इसका राइट आंसर होगा। तो अभिजीत बनर्जी इसका राइट आंसर है। भारतीय टीम के मेंटोर हैं। अजीत डोभाल NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है जी। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, अभिजीत बनर्जी है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद बताना है निम्न में से सत्य कथन आपको कौन सा है, ये आ भी गया है। विश्व ओजोन क्षरण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है क्या। इस दिन का संबंध इंदिरा गांधी से भी है, आपको पता होगा इंदिरा गांधी से भी 19 नवंबर का संबंध है, ठीक है। और ए व बी दोनों इसमें क्या है, सत्य हैं। तो निम्न में से सत्य कथन ही आपसे पूछा था, वो भी आपको बता दिया। मृदा वाला भी 5 दिसंबर कर दो, 100% सही है, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस है, 5 दिसंबर कर देंगे उसकी जगह भी। चलिए एक है राष्ट्रीय मृदा दिवस, एक है विश्व मृदा दिवस, दोनों के बारे में ध्यान रखना है। उसकी बातचीत कल की क्लास में हम दोबारा से कर लेंगे। तो मेरे मित्रों आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ आज की क्लास में मैंने की है। कल वापस आप लोगों के साथ मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तो जरूर आप अपने सभी मित्रों के साथ पधारो, इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।